सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर K12। आज की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे पूछी जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक में से एक है। जितने भी क्वेरीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि सर क्लास 12th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप हमें बताएं। क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ कुछ के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड जो कि 2 4 5 दिनों में खत्म हो जाएंगे। और CBSE वालों के भी एग्जामिनेशन में ज़्यादा वक्त तो रहा नहीं है, तो दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट द करियर ऑप्शंस अवेलेबल। क्योंकि बहुत सारे उनके सामने प्रोबेबिलिटीज़ हैं, किसी के सामने ऑप्शंस की भरमार है, किसी के सामने ऑप्शंस की कमी है, तो दे आर बेसिकली कंफ्यूज्ड। तो हमने सोचा कि एक इस पे पर्टिकुलर वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी आपके सामने आती है सब पे डिटेल में हम लोग चर्चा करके आपको बता दें। ये सुपरफिशियल वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 9-10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको केवल करियर ऑप्शंस की लिस्ट बता दूंगा, वो ऐसा नहीं होगा। मैं लिस्ट में डिटेल में जाके बताऊंगा क्या फ़र्क है, कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं, इससे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10-15 मिनट की वीडियो में सुपरफिशियल ज्ञान या ऊपरी ज्ञान लेने में विश्वास रखते हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। दिस वीडियो विल बी बिग बट विल बी वर्थ इट। अब शुरुआत करते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। अगर आप CBSE की स्टूडेंट हैं तो आपको जस्ट रिमाइंड यू, हमने एक आंसर राइटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया है। नीचे एक नंबर आ रहा होगा 7319697299, वहां पे आप कॉल करके जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स से रिलेटेड चाहिए आप आराम से पूछ सकते हैं। बिसाइड इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी प्रकार की फ्री में हमसे कंसल्टेंसी भी प्राप्त कर सकते हैं रिगार्डिंग करियर एंड रिगार्डिंग द सिलेबस एंड ऑल। अब आगे बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन, यहाँ पे जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने, अगर आप क्लास 12th आर्ट्स आपने लिया हुआ है तो अगर आप क्लास 11th में है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन ये वीडियो जो है वो आर्ट सेंट्रिक होने वाली। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट है तो हो सकता है उसकी ज़्यादा मदद इस वीडियो के जरिए ना हो। सो करियर ऑप्शंस को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक पोर्शन आपका आता है एकेडमिक्स का, और इसके अलावा 2 और पोर्शंस है जिसमें मैं जब उन पे जाऊंगा तो चर्चा करूंगा। एकेडमिक्स में आप क्या-क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं उन बच्चों को कंसिडर कर रहा हूँ जो एकेडमिक्स परस्यू करने में कंफर्टेबल हैं। देखिए, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां जो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आते हो, तो उनको एकेडमिक्स परस्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके पेरेंट्स उनको फाइनेंस कर सकते हैं या उनके में खुद भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो भी अपने एकेडमिक्स को परस्यू कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में बात करूंगा जिनके पास उतना टाइम नहीं है, या हो सकता है कि उतना पैसा नहीं है, सो दैट दे कैन परस्यू द एकेडमिक्स। तो वो क्या कर सकते हैं उसको लेके भी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। अगर एकेडमिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट साउट एंड मोस्ट आप कह लो तो डिमांडिंग भी रहता है, ज़्यादातर लोगों को इसी के बारे में पता, दैट इज BA, बैचलर इन आर्ट्स। ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स में हमारे 2 तरीके के कोर्स आते हैं, एक तो प्रोग्राम होता है एंड एक होता है ऑनर्स। अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो आप ऑनर्स करते हो। लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया तो इकोनॉमिक्स में वी विल हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, सिमिलरली हिस्ट्री या पोल साइंस या फिलोसफी में। एंड एक होता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम इज व्हेन जब आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है ना, तो आप प्रोग्राम में इनरोल करते हो। दोनों ही 3 सालों का होता है। प्रोग्राम में बेसिकली फर्क क्या है, जब आप ऑनर्स में ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे एक जो सब्जेक्ट है वो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमें कॉलेज एंजॉय करना है तो ऑनर्स नहीं ऑप्ट करते, बट दैट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रोग्राम में क्या होता है, आपको स्पेशलाइज नॉलेज नहीं मिलती है, 2-3-4 डिसिप्लिन की चीजें एक साथ आपको पढ़नी पड़ती है, जो कि हो सकता है अलग अलग एरियाज के आपको इंसाइट्स दे दे। लेकिन ये जो है मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप BA करना चाहते हो तो, क्योंकि एक स्पेशलाइज नॉलेज आपको होनी जरूरी है। इवन आप एकेडमिक्स में ध्यान नहीं भी देते हो तो फिर भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं एंड अगर आप चाहते ही नहीं किसी में मेजर करना, किसी में ऑनर्स करना, तो प्रोग्राम इज ओनली फॉर यू। ये हमारा एक कोर्स है जिसको लेके आप CUCET के जरिए अभी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की DU की बात करें या जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, जामिया मिलिया इस्लामिया इज गोइंग टू कंडक्ट सेपरेट एग्जामिनेशन। ये CUCET के अंदर नहीं आने वाला है, तो इस चीज़ की आप ध्यान रखेंगे। देन यूपी में 2 हमारे मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, AMU हो गया, देन BHU हो गया, एंड एक और यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में लोगों को बहुत पता नहीं है, बट दैट इज, एक कहते हैं ना कोयले के खदान में हीरे वाली बात, दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी, JU। बंगाल में 2-3 और बहुत बढ़िया है, जैसे लाइक आप बात कर ले तो कैलकाटा की एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। तो ये सारी जो है हमारी नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। आप इसमें से किसी में भी दाखिला लेते हैं तो देयर इज गुड स्कोप की यहाँ पे फैकल्टीज़ बढ़िया है और यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया होगी। यहाँ से लोग करते क्या क्या है, तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू परस्यू हायर स्टडीज। ठीक है, अब हायर स्टडीज में क्या होता है, यहाँ पे भी 2 चीजें आती है। एक, आप स्पेशलाइज्ड होते हो हायर स्टडीज में,
फर्ज करिए कि आपने पोल साइंस पढ़ा बीए में, ओके, ऑनर्स करके, और आप पीजी करते हो, मास्टर्स करते हो पोल साइंस में ही, तो दैट इज अगेन स्पेशलाइजेशन का आपने सेकंड फेज में आप घुस गए। एक और टाइप की हायर स्टडीज होती है, बहुत सारे जो लोग हैं जो इन इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, तो वहाँ पे वो एक्सपोजर उन्हें मिलता है, तो पता चलता है कि ओके यहाँ पे एमबीए भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। तो कुछ कुछ लोग इसमें बिजनेस की डिग्री को परस्यू करने जाते हैं, तो कैट वगैरह देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हायर स्टडीज, ठीक है। एंड कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है एंड जो मास्टर्स में कुछ और ही पढ़ रहा है, जैसे डेवलपमेंटल स्टडीज पढ़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें भी आपकी हायर स्टडीज के अंतर्गत आती हैं। तो पहले चीज जो आप कर सकते हो दैट इज हायर स्टडीज। सेकेंड है आपका प्लेसमेंट्स, ओके। एंड लेट मी टेल यू, प्लेसमेंट इज नॉट फॉर ऑल कोर्सेज। कुछ कुछ में बढ़िया प्लेसमेंट्स मिलते हैं, कुछ कुछ में एवरेज है, कुछ कुछ में प्लेसमेंट ना के बराबर है। लेट सपोज अगर आप हिस्ट्री से करते हैं तो देर इज बहुत रेयर स्कोप है प्लेसमेंट का, इवन आप सेंट स्टीफन से ही क्यों ना करें, इवन आप हिंदू कॉलेज से ही क्यों ना करें। लेकिन अगर आप ऐसे इकोनॉमिक्स में मेजर करते हैं, ऑनर्स आपने इकोनॉमिक्स में लिया, प्रोग्राम में तो कोई भी स्कोप नहीं है, ऑनर्स में स्कोप है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है या कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह है, जेनपैक्ट हो गया या मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सारे टॉप के ड्यू कॉलेजेस एंड इवन जो एवरेज कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो बाकी की यूनिवर्सिटीज में भी आपको एज एन इको स्टूडेंट वो हायर करने आती है, ठीक है। एंड अगर पोल साइंस की बात करो तो पोल साइंस में भी प्लेसमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स काम करते हैं हमारे यहाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन्स एंड एजेंडाज वगैरह को डिजाइन करते हैं, तो उनकी जरूरत होती है, उनको जरूरत होती है पोल साइंस स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो थोड़े से, एंड पोल साइंस नहीं बल्कि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है एंड जो थोड़ी सी वो ऐसे कैलकुलेटिव डिग्री में पढ़ रहा है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, वहां से भी वो लोग उठाते हैं क्योंकि उन्हें ना डेटाज और चार्ट्स वगैरह एनालाइज करने होते हैं। तो दीज काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स ऑल्सो आर, ये भी चीजें होती है, बट ये सब ना इन्हीं सब में सीमित है। बीएचयू जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे ये थिंक टैंक्स बहुत सारे आते हैं, एमी में भी आते होंगे, जीएमआई डीयू में भी आते हैं, एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द हब ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियोस, तो वहाँ पे तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे पोल साइंस इकोनॉमिक्स में कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है प्लेसमेंट प्राप्त करना, लेकिन बाकी की जो डिग्रीज है उनमें उतना ज्यादा आपको स्कोप नहीं मिलता। एक और हमारा आता है साइकोलॉजी में, अगर आपने ऑनर्स किया तो वहां पे भी आपको प्लेसमेंट्स मिलने के चांसेस होते हैं, बट दैट इज ओनली अगर आपने बहुत टॉप के कॉलेजेस से किया तो। अच्छा, अब हर एक कोर्स में क्या क्या टॉप के कॉलेजेस हैं तो इनको तो एक वीडियो में समाहित करना बहुत मुश्किल काम है। आप जिन जिन कोर्सेज पे बताते जाओगे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर ना सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है तो विच कॉलेजेस यू शुड टारगेट ऑन, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो कौन से कॉलेजेस कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको टारगेट करनी चाहिए, यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ डिटेल में ही जाके। तो यू कैन डू हायर स्टडीज, यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट्स, और यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज में ही हमने बता दिया ना, एक हो गया कि हायर स्टडीज में फिर आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाते हो, एमबीए वगैरह की तरफ, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ। उसी में एक आता है हमारा रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च, आप रिसर्च करते हो, अगर आप बढ़िया जगह से पढ़ रहे हो, लाइक फ्रॉम माई यूनिवर्सिटीज बहुत सारे लोग जेएनयू जाते हैं, उसके बाद फिर बाहर भी जाते हो, तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। डायनेमिक फील्ड्स लाइक आपका फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इन सब में जो रिसर्चर्स की अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। नाउ ये हमारा प्रोग्राम और ऑनर्स के बीच का डिफरेंस है। प्रोग्राम में प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत कम है, और फिर अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक सिनेरियो होता है जब बच्चा कंसिडर करता है मैं प्रोग्राम ले लूँ, वो तब जब आप ये चाहते हो ना कि मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करूं। यहाँ पे मैं एक मिथ क्रैक करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे अभी सिविल सर्विसेज का सोच रहे हैं, वेरी गुड आइडिया, बहुत एस्पायरिंग एक एग्जाम है और एक प्रोफेशन है, नॉट ए प्रोफेशन, ये जॉब नहीं, एक वे ऑफ लिविंग है। लेकिन यहाँ पे आप एक गलती मत करना कि कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, विल नॉट टेक द नेम, उनके किसी रिश्तेदार ने बताया अगर आपको सीएसई क्रैक करना है तो आपको ना कॉलेज में डिस्टेंस कोर्स ही करना पड़ेगा, रेगुलर कोर्स करके आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है। लेट मी टेल यू, आपका ये जो सीएसई का सिलेबस है अगर आपसे करना होगा तो वो 1 डेढ़ 2 सालों से ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, कुछ लोग एकदम अताही स्ट्रीम बदल के आते हैं, उन्होंने 4 साल इंजीनियरिंग करी है फिर 2 3 साल एमबीए करा है, तो उन्हें टाइम लगे तो वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वो उतने समय तक वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे थे। बट आप तो ह्यूमैनिटीज़ की हो तो आपको उतना वक्त नहीं लगेगा, इवन इफ़ यू आर बिलो एवरेज स्टूडेंट, फिर भी अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप 2 साल 2.5 साल के अंदर आराम से कर लोगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि लेट सपोज मैं बार बार कॉलेजेस में अच्छे जाने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि देयर इज लिमिटेड ऑप्शन, सीएसई है या ये है वो है। जब आप कॉलेज में जाते हो यू गेट एक्सपोजर, ठीक है, और फिर आपको पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज ये चीजें भी करी जा सकती है। रिसर्चेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, थिंक टैंक्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, इकोनॉमिक्स में किस तरीके की प्लेसमेंट्स लगती है आपको नहीं पता होगा, फिलोसफी में क्या क्या चीजें होती है आपको नहीं पता होगा, साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें होती है आपको नहीं पता होगा। हो सकता है कि आप कॉलेज जाते हो आप कुछ और ही पढ़ रहा हो, ठीक है, एंड आप एक सोसाइटी में जुड़ गए जो इवेंट्स वगैरह मैनेज करवाती है, एंड लकीली आपको इंसाइट्स मिलते गए। एंड देखो एक चीज मैं आपको कहूंगा, आप कॉलेज में जाके सबसे खराब चीज जो कर सकते हो, द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन कॉलेज इज टू स्टडी। आप सबसे खराब चीज अगर अपने कॉलेज में कर सकते हो तो वो है पढ़ाई।
ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ कर सकते हो वो एक्सप्लोरेशन, ट्राई डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आपने किसी सोसाइटी में जॉइन किया और वो इवेंट मैनेज करवाती है अपने कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ से सीखा। क्यूरियोसिटी, हैव क्यूरियोसिटी व्हाइल यू आर इन कॉलेज, क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आपको इस 3 साल में इतना फ़ायदा देगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हम लोग भी ऐसे शहर से निकले जहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे, फिर जब हम लोग अच्छी जगह पे गए, वी गॉट द इनसाइट्स, और फिर हम लोग जो आज कर रहे हैं उसको लेके हम लोग 8-10 सालों की लंबी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छी जगह पे देख सकते हैं। दैट हैपेंड ओनली बिकॉज़ कि हम लोगों को वो एक्सप्लोरेशन मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर कोर्स में ही आप एनरोल करना, डिस्टेंस में बिल्कुल भी मत जाना। सीएसई अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। बहुत चीज़ें आपकी बेसिस जो है वो तैयार ऑलरेडी है, उनमें थोड़ा-सा मक्खन मलाई लगाना है, तो डिस्टेंस कोर्स बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं तो क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ रहे हो जामिया में, बट ऑफ़िशियली आप घर पे ही हो। ठीक है? हो तो आप घर पे ही फ़ोन चला रहे हो, बस एग्ज़ाम देने जाते हो, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना। तो ये हमें करना है रेगुलर कोर्स ही। अब इसमें प्रोग्राम करना है या ऑनर्स करना है, दैट इज़ अपॉन यू। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, आई रिकमेंड ऑनर्स। अगर आप सीएसई करना चाहते हो, फिर भी ऑनर्स। अगर आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, तो यू कैन डू प्रोग्राम। आप अगर आप क्लियर नहीं हो दिमाग में कि भाई क्या मैं लूँ, तो प्रोग्राम में जाओ, ठीक है? और फिर अगर देखो कि आप क्या-क्या कर सकते हो वहाँ पे आगे, तो फिर 1 डेढ़ साल जो शुरुआत के होते हैं कॉलेज, दैट इज़ ओनली फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन किस चीज़ की होती है, वो मैटर करती है। ऐसे हर एक चीज़ जो हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है, दैट इज़ नॉट द थिंग टू बी परस्यूड। ये रूल याद रखना हमेशा। ऐसी हर एक चीज़ जो हमें अंदर से कमज़ोर करती है, वो हमें परस्यू नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़, ये रूल हमेशा याद रखोगे। बहुत सारे लोग होंगे जो टायर 2 सिटीज़ या टायर 3 सिटी से होंगे, एंड वो अचानक से जाएँगे दिल्ली में या बहुत बड़े-बड़े शहरों में, तो उनको एक कल्चर शॉक लगने वाला है। तो ये अपने लिए बाउंड्री हमेशा बना के रखना। तो आपके लिए जो एक्सप्लोरेशन होगा ना, वो वर्दी एक्सप्लोरेशन होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन टॉक ऑन इज़, बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा रुझान होता है, एंड आजकल के टाइम में क्योंकि हमारे यहाँ कंपनीज़ लगातार बढ़ रही हैं, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, तो क्राइम्स भी होते हैं, अलग-अलग तरीके के मसाइल होते हैं, तो लॉ बहुत एक सॉर्ट आउट प्रोफ़ेशन के तौर पे देखा जा रहा है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोगों से पिछले जनरेशन में, आप ग्रेजुएशन करते थे किसी में, फिर आप एलएलबी करते थे, लॉ की पढ़ाई करते थे। अभी क्या हुआ है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, उन्होंने इंटीग्रेटेड डिग्रीज़ प्रोवाइड करवानी शुरू की है। दैट मीन्स आपको अब अलग से ग्रेजुएशन करके फिर एलएलबी में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बीए एलएलबी का प्रोग्राम करते हो। वैसे आप अगर बीए अलग करा, फिर एलएलबी करा, बीए या कोई भी ग्रेजुएशन करा, तो 3 साल इधर और 3 साल इधर, 6 लगते थे। इधर इन्होंने इंटीग्रेट करके कह दिया कि आप ना 5 सालों में कर लो। पहले 2 सालों में आपकी सारी बीए की पढ़ाई हो जाएगी और लॉ भी हल्का-फुल्का पढ़ा देंगे। फिर तीसरे सालों से आपका जो लॉ का मेन कोर्स है वो शुरू होगा। धीरे-धीरे आप उसमें स्पेशलाइज़्ड होते जाओगे, फिर आप उसमें इंटर्नशिप वगैरह करोगे, एंड इसके जो स्कोप हैं, वो बहुत अच्छे हैं। इसके जो प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड है, एंड चूँकि लॉ जो है, वो कभी भी बंद तो हो नहीं सकता, ठीक है? मतलब आप सोचिए, कंपनी शुरू होती है तब से लेके कंपनीज़ बंद होती है, तब तक आपका लीगल प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये तो कॉर्पोरेट लॉज़ की बात है। क्राइम्स कभी नहीं रुकने वाले, ठीक है? एंड जो सरकारी दस्तावेज़ हैं, उनमें तो काम होता ही रहेगा हमेशा खराब। तो ये जो लॉयर की प्रोफ़ेशन है, वो कभी इंडिया में जाने नहीं वाली है। तो ये भी एक मोस्ट सॉर्ट आउट करियर है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी के कोर्स के लिए। सबसे जो सॉर्ट आउट एग्ज़ाम में से एक है, वो हमारा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट जिसे कहते हैं। फिर अगर आप थोड़े से अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो यू कैन आल्सो टारगेट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, उसके लिए आप एलसैट देते हो। देयर इज़ क्लैट, देयर इज़ एलसैट। फिर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, जैसे सिम्बायोसिस टेस्ट लेता है, क्राइस्ट टेस्ट लेता है, बीएचयू का अपना एक बीएलएलबी का प्रोग्राम है, वो भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे भी आप बैठ के जो अच्छा खासा प्लेसमेंट है वो ग्रैब कर सकते हो। बाकी आप पता करो किस-किस यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अगर आप बताओगे तो मैं खुद बीएलएलबी पे वीडियो भी लाऊँगा, ठीक है? ताकि पता चले लोगों को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, जिन भी बच्चों में थोड़ा-सा बिज़नेस का इंसेंट है, जिन भी बच्चों में थोड़ा-सा बिज़नेस का इंटेंट है, एंड वो इसमें कुछ करना चाहता है, तो दे कैन आल्सो गो फॉर बीबीए डिग्री, ओके? उसमें मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिज़नेस स्टडीज़, लेकिन वो अवेलेबल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने आर्ट्स के साथ एक्स्ट्रा में मैथ्स रखा है, ठीक है? और क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही है, क्राइटेरिया ही है वो। अगर आपको अदर बीबीए कॉलेजेस हैं, तो जामिया का भी बीबीए प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एनरोल करके बीबीए में एडमिशन कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन बीबीए में क्या होता है, बेसिक चीज़ें सीखते हो, यहाँ पे स्पेशलाइज़ नहीं करा जाता। बट जो कॉलेज मैंने नाम लिया, वहाँ पे स्पेशलाइज़ेशन भी है, ठीक है? वहाँ पे आपको बीए में बीएमएस कराते हैं, एंड एक स्पेशलाइज़ेशन है बीएफआई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको यहाँ पे स्पेशलाइज़्ड करवाते हैं, तो ये एक स्पेशलाइज़्ड डिग्री है और बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ पे जाता भी है। फिर एक और डिग्री आती है बिज़नेस इकोनॉमिक्स की, तो वो भी मैं बीबीए के कॉरेस्पॉन्डिंग ही रख रहा हूँ, तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स भी कुछ-कुछ इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा आप कह लें तो वो पॉपुलर है, तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो होनी चाहिए, अगर आपके नहीं है तो यू कैन नॉट डू दैट। ये तीनों जो हैं, वो तो आपको पता ही है कि ये तीनों डिग्रीज़ हैं और ऑलरेडी अवेलेबल, ये सारे हम एकेडमिक्स में परस्यू कर सकते हैं, एंड दीज़ आर द इंस्टीट्यूशंस। के अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कोर्स पे डिपेंड करता है किस कोर्स में आपको जाना है, उस हिसाब से
से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम बदलते जाते हैं। अगला कोर्स है दैट इज़ आईपीएम। जैसा मैंने कहा था आपको कि पहले क्या होता था, लॉ करते थे आप लोग, तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती थी, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो 4 साल की, अगर आपने मेडिकल करा तो 5 साल। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल करके भी लॉ करते हैं, ठीक है? तो 3 साल आपने ग्रेजुएशन करा एंड फिर 3 साल आपकी एलएलबी होती थी। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करके 5 साल का बना दिया गया, वैसे ही मैनेजमेंट को भी इंटीग्रेट करके 5 साल का बना दिया गया। बहुत सारे लोग बीबीए के बाद एमबीए करते हैं, 99% ऑफ द पीपल, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशलाइजेशन ही मिलता नहीं है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए दे नीड टू डू एमबीए। तो उन्होंने कहा कि आपको बीबीए, एमबीए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो या इंजीनियरिंग करते हो, तो फिर आपको एडिशनली एमबीए करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में एनरोल कर लो। वहाँ पे 5 साल की पढ़ाई होती है, उसमें हम आपको एमबीए की भी डिग्री दे देंगे, आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री दे देंगे। टॉप इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे करवाती है, बहुत सारे आईएम्स करवाते हैं। आईएम इंदौर एक टॉप का है, आईएम रोहतक भी करवाता है, आईएम रोहतक भी करवाता है, आईएम रांची ने भी हाल ही में कराना शुरू करा है। तो इन सब जगहों पे आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है, लाइक निर्मा यूनिवर्सिटीज़ कराती है, अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, तो ये भी है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 12th में आपके मैथ्स होने चाहिए, बट जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है। जो 11th-12th की मैथमेटिक्स है वो आपकी पूछी जाती है, तो उस लेवल के सवाल आते हैं। बाकी अगर आपका मैथ्स सही है, अगर आपने मैथ्स नहीं भी लिया तो भी आप इस सब एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एंड जो प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, आईएम के प्लेसमेंट, तो उसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, कैसे होंगे। तो ये आपका ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप ना, मैं बस कोर्सेज़ की आपको डिटेल दे रहा हूँ, जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाना। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है एंड स्टिल यू आर डूइंग कि भाई हमें आईपीएम में दिख गया कि बहुत सारा पैसा है उधर और घुस गए, तो यू आर नॉट गोइंग टू, आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, ठीक है? हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। इफ़ वी आर डूइंग गुड एट समथिंग तो हमें वही परस्यू करना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल साइंस बढ़िया पढ़ लेते हैं तो वी शुड गो विद द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? हम क्यों आईपीएम में इनरोल करवा लें या क्यों बीबीए में इनरोल करवा लें? सो यू शुड हैव टू हैव द इनसाइट्स ओवर योर वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैं बस आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इन एकेडमिक्स। उसके बाद एक कोर्स आता है बीजेएमसी। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग में होने के पीछे रीज़न भी है कि जैसे हमारा जो मीडिया सेक्टर है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। हमारा इंटरनेट आने से पहले क्या होता था, टेलीविज़न मीडिया और पेपर मीडिया, इन दोनों ने लगभग पूरा मीडिया सेक्टर कम कैप्चर करके रखा हुआ था। अब जो इंटरनेट मीडिया है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो बॉलीवुड के ऊपर ही केवल न्यूज़ बनाते हैं कि आज तैमूर अली खान ने ये किया। क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर्स है पढ़ने के लिए। यू आर डूइंग सर्फिंग एंड आपने देखा कि तैमूर की फोटो आ गई, करीना कपूर की फोटो आ गई, आपने क्लिक कर दिया, और वो इतने बढ़िया से लिखेंगे कि आप पूरा पढ़ के ही निकलोगे। एंड आपने उनके साइट्स पे पढ़ी लिखी हुई न्यूज़ को पढ़ा एंड आपको नीचे छोटा हुआ ऐड भी दिख गया। तो वो जो ऐड आपने देखा उसका पैसा उन्हें उस वेबसाइट को मिल गया। तो ये जो मीडिया वाला सेक्टर है बहुत ज़्यादा बूम मार रहा है। तो ये जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, दैट इज़ फॉर द पीपल जो कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर सकते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं। इसमें फ्रंट एंड जॉब भी होते हैं, बैक एंड जॉब भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मास कम्युनिकेशन का मतलब जो जनाब कश्यप टीवी पे आके बोलती है, या रजत शर्मा या रवीश कुमार साहब आके बोलते हैं, वही हमारा मास कम्युनिकेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बैक एंड में भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल काम भी होते हैं, बहुत सारे नॉन टेक्निकल काम भी होते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में करवाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोर्सेज हैं, आईपीयू है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी कोर्सेज है, तो आप इन सब में इनरोल कर सकते हो। सिम्बायोसिस में भी कोर्स है, आप इसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट है बीजेएमसी में तो इनरोल कर सकते हो। अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, यू टेल अस एंड हम इसके ऊपर फ्रंट एंड में क्या-क्या ऑप्शंस है, बैक एंड में क्या-क्या ऑप्शंस है, और कैसे आप ऑप्शंस शिफ्ट कर सकते हो, किस ऑप्शंस की कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे मार्केट है, तो इस चीज़ को हम लोग उस वीडियो में बताएंगे, लेकिन जब आपकी डिमांड आएगी तब। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज बैचलर इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स जो है वो बहुत एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बूम मारेगी आने वाले 8-10 सालों में, जब ये एनएफटी का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलराइज्ड होगा एशियन कंट्रीज़ में। तो आप देखोगे जो छोटे-छोटे आर्ट पीसेस बनाते हैं वो बहुत पैसा कमाएँगे, क्योंकि उनके आर्ट पीसेस की डिमांड्स होगी। वो आर्ट पीसेस को एज़ अ क्रिएशन माँगते हैं। जैसा आपने बिटकॉइन में देखा होगा, जो क्रिएट करता है, जब तक बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती रहेगी तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा। तो दिस आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एक तरीके से आपको रॉयल्टी के तौर पे बहुत पैसा देने वाली है। तो अगर आप बहुत बढ़िया आर्ट स्किल रखते हैं, जैसा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शिवानी बहुत बढ़िया आर्ट बनाती है, पिंकी बहुत बढ़िया आर्ट बनाती है, वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ट्स बनाते हैं, तो वो इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं एज़ अ करियर ऑप्शन। उसके बाद एक आता है हमारा होटल मैनेजमेंट, या अगर आप कह लें तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये जो मेहमान नवाज़ी है,
जैसे-जैसे इंडिया में टूरिज़्म इकोनॉमी बढ़ती जाएगी एंड वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है एंड टूरिज़्म इकोनॉमी में बहुत सारे टाइप के टूरिज़्म होते हैं। मेडिकल टूरिज़्म होता है, बिज़नेस टूरिज़्म होता है, एजुकेशन टूरिज़्म होता है एंड बाकी जो नॉर्मल हॉलिडे टूरिज़्म होता है वो तो होता ही है। तो इन सब के लिए लोग होटल्स में रुकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट को लेके लोगों में मिसकंसेप्शन है कि इसमें केवल खाना बनाना सिखाते हैं या झाड़ू-पोछा लगाना सिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे ट्रेन यू ऑन द कम्युनिकेशन स्किल, आपको नेगोशिएशन सिखाते हैं, आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं, कैसे इन्वेंटरी मैनेज की जाए, कैसे आपको स्टाफ्स को मैनेज करना है ताकि आप बड़े-बड़े होटल्स में बहुत बड़े-बड़े होटल्स के चेन है, आपका ओबेरॉय रिज़ॉर्ट हो गया, आपका ललित हो गया, ताज तो खैर किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज है नहीं, ओयो बहुत बड़ा एक चेन बनता जा रहा है, एयरबीएनबी बहुत बड़ा चेन है। तो इन सब जगहों पे आप बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई विल टॉक ऑन इज़ एफडी। एफडी इज़ नॉट फिक्स्ड डिपॉज़िट, ये हमारा फैशन डिज़ाइनिंग। जितने भी लोग इस कपड़ों वगैरह के डिज़ाइन में एंड फैशन डिज़ाइनिंग में केवल कपड़ा के डिज़ाइन नहीं आता, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है? कपड़े की पैकेजिंग से लेके कैसे आप उसको कट पीस में करते हो, फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसी चीज़ें आप सीखते हो जो आप नॉन अपैरल डिज़ाइनिंग में भी लगा सकते हो। आपकी जो डिज़ाइनिंग की वो स्किल है वो डेवलप होती है। लेकिन आपने क्लास 11th में देखा होगा ना जो पॉलीमैथ्स होते थे, वो ये भी कर लेते थे, वो भी कर लेते थे, वो भी कर लेते थे। तो फैशन डिज़ाइनिंग इज़ सच अ काइंड ऑफ प्रोफेशन। तो आप फैशन डिज़ाइनिंग को भी करियर के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये सारे हमारे एकेडमिक्स में हो गए। मोस्टली यही 6-8 कोर्सेज़ हैं जो बच्चे ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोर्स है तो यू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, हम उसपे भी वीडियो अलग से बनाएँगे। एंड इस समय से अगर आपको किसी कोर्स पे अलग से वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें बताएँ। फिर हम आप लोगों को बताएँगे कि भाई किस कोर्स में क्या-क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोशिश की है बताने की क्या-क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, बट थोड़ी-सी और डिटेल में वीडियो इस पे बनाई जा सकती है, जो कि मैंने वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, इसीलिए आपको उतनी चीज़ों पे चर्चा करके यहाँ पे नहीं दिया है। तो एकेडमिक्स में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक्स परस्यू नहीं कर सकते या एकेडमिक्स अगर परस्यू कर भी सकते हैं तो उन पे लगातार दबाव ये बना हुआ है कि उन्हें कोई जॉब लेनी है। घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आप लोग एकेडमिक्स परस्यू कर पा रहे हैं, तो आप खुद को एक प्रिविलेज आदमी माने क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। सो वी शुड हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड इन आवरसेल्फ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर है, ये भी बहुत सारे लोगों के नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर हमें कोई बढ़िया चीज़ अचीव करनी होती है तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आप हमेशा रोते रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दैट दे हैव ओपन्ड, अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें जॉब करना है और तुरंत में स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब के साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए, थोड़ा सा एक पैसिव मतलब थोड़ा सा जो एक फिक्स्ड इनकम है उनका महीने का है, तो दे कैन लुक फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो 12th के बाद ही 12th की डिग्री पे 10th की डिग्री पे भी लोगों को रिक्रूट करना शुरू करती है। उनमें सबसे पहला नाम आता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का। आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हैं आप, आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी इज नॉट अ जॉब, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जीने का तरीका। यहाँ पे लोग पे स्केल को लेके या जॉब को लेके नहीं जाते हैं। विपिन रावत साहब ने भी कहा था यहाँ पे आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, आप में स्टैंड करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो आप आर्मी में रिक्रूट हो सकते हैं। वैसे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीन हमारे ब्रांचेस है, बट एयरफोर्स और नेवी में होने के लिए रिक्रूट आपको साइंस होना जरूरी है। बट आर्मी में आप अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो भी रिक्रूट हो सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग। इसके बाद हमारा आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके तहत आप 2 एग्जाम्स दे सकते हैं, एक सीएचएसएल जो कि आपका 12th के बेसिस पे होता है, एक हमारा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें आप जो क्लर्कियल जॉब्स है ग्रुप सी ग्रुप डी के, इनको आप अच्छे से इनको क्रैक करके आप वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं। आपकी जो एक फिक्स्ड इनकम है वो इधर से बन जाएगी, वो सफिशिएंट होगी आपके खुद के खर्चे निकालने के। एंड अगर आप लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से हैं तो अच्छी खासी जो आपकी मैनेजमेंट है फैमिली की वो भी इस पैसों से हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहे एनडीए में रिक्रूट हो, एनडीए इज अ वे ऑफ लिविंग, तो उनको उस पे तो मैं कमेंट करूंगा नहीं। अगर आप एसएससी में ही रिक्रूट होते हैं, अगर आप आर्मी में रिक्रूट होते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, दैट इज अ पैशन, वो एक पैशन की चीज है, वे ऑफ लिविंग है। लेकिन अगर आप एसएससी में रिक्रूट होते हो थ्रू सीएचएसएल और थ्रू एमटीएस, तो मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं है। व्हेन यू विल बी रिक्रूटेड इन एमटीएस और सीएचएसएल, जहां पे आपको एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलता है, तो आप अपनी ग्रोथ को लेके देख सकते हैं व्हाट आर अदर ऑप्शन दैट आई कैन एक्सप्लोर। हो सकता है कि आप उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि आप इस लेवल पे और भी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाए। तो फर्स्ट ट्राई टू गेट स्टेबलाइज्ड योरसेल्फ, एंड उसके बाद आप और भी जो ऑप्शंस है जिनके बारे में मैं तीसरे खेमे में बताने जा रहा हूँ उसको जरूर देखें। एसएससी के जैसा ही एक रिक्रूटमेंट होता है रेलवे का भी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूट करती है। एनटीपीसी का एग्जाम होता है, बहुत फेमस था अभी बवाल को लेके, आंदोलन को लेके, तो वहां पे आप जा सकते हैं, वो भी
ग्रुप डी एंड ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। तो वहाँ पे आपकी जो एक गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी की बात है तो वो आपको मिलेगी। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि चूंकि आप अभी यंग है तो आप स्टेबिलिटी के पीछे ना जाए, क्योंकि हम लोग आज से 40 साल पहले 50 साल पहले स्टेबिलिटी को लेके मार करें तो एक रीजन भी बनता है। अभी हमारे पास जवान खून है, हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप गवर्नमेंट जॉब या किसी स्टेबलाइज्ड जॉब को लेके बहुत कंसर्न है, तो यू शुड प्रिपेयर। बट आपको ना अपने दिमाग हमेशा इस चीज को लेके खुले रखना है कि व्हेन आई विल बी स्टेबलाइज्ड तो मैं बाकी के जितने भी ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर जरूर करूंगा। एंड इसके लिए जो तीसरा हमारा खेमा है, जो तीसरा पोर्शन हमारा, वो आपकी मदद करेगा, दैट इज फ्रीलांसिंग। आने वाले समय में क्या होने वाला है, दैट व्हाट इज फ्रीलांसिंग, पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रीलांसिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने सुना होगा ना नाम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कोई वकील है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कैसे कोई डॉक्टर है अगर उनकी क्लिनिक है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपनी सर्विस देते हैं एंड उस सर्विस के बदले कुछ चार्ज लेते हैं। कोई अगर टीचर केवल ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड माने जाएंगे। कोई अगर चार्टर अकाउंटेंट अपनी फर्म चलाते हैं, अपना खुद का उनका पार्टनरशिप का बिजनेस है जहाँ पे वो कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, तो वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड माने जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन आ चुके हैं जो पहले जॉब्स में कंसिडर किए जाते थे, बट लोग अब उन चीजों को सीख के सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं एंड ग्लोबली अपने सर्विस को मोनेटाइज कर पा रहा है। अगर आपको कुछ चीजें यहाँ आती है, मतलब आपने लेट सपोज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप अमेरिका के क्लाइंट को भी, पोलैंड के क्लाइंट को सर्व करके वहां से पैसा कमा सकते हो घर बैठे। ये चीजें पॉसिबल हो पाई ओनली बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा इंटरनेट आगे बढ़ा है। तो इसका फायदा आपको उठाना है, चाहे आप इस कैटेगरी में फॉलो ऑन करते हो जहां पे आपको तुरंत जॉब लेने की आवश्यकता है, एनडीए इज एन एक्सेप्शन, या आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो। अगर आप सीरियसली लॉ परस्यू कर रहा है तब तो इसमें फ्रीलांसिंग का कोई स्कोप नहीं है। बाकी इन सब में साइड से कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हैं, चाहे आप मैनेजमेंट परस्यू कर रहे हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है आर्ट्स में, या आप मास कम्युनिकेशन कर रहा है, उन सब में आपको फ्रीलांसिंग के लिए अपने आप को ओपन रखना है। बिकॉज लर्निंग डिफरेंट स्किल इज अ बेनिफिट टू यू। क्योंकि हम लोग भी स्टार्टअप चलाते हैं तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि ऐसे आदमी से हमारा मिलना जुलना हो, या कल को अगर हमें काम करने का मौका मिले, हमने ये नहीं कहा कि हमारे अंडर काम करवाने का मौका मिले, हमें अगर उसके साथ काम करने का मौका मिले तो हम लोग ऐसे आदमी से के साथ काम करना पसंद करेंगे जिसको बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हो। ठीक है, एक चीज में भले ही वो बहुत कुशल हो, बट उसे और भी चीजें कराएंगी ना तो हमें उससे बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड सिमिलरली मैं भी अपने आप को इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश करूंगा, मेरी टीम भी इस तरीके से डेवलप करने की खुद को कोशिश करेगी कि वो भी एक एसेट बन सके, पॉलीमैथ्स बन सके। दिस इज अ एरा ऑफ पॉलीमैथ्स। ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। पॉलीमैथ्स ऐसे लोगों को कहा जाता था जो एक ही नहीं बहुत सारे अलग अलग स्किल्स में माहिर होते थे। जितने भी बड़े लोग आप देख रहे हो आज के समय में बहुत फेमस है, ऑल आर पॉलीमैथ्स। ठीक है, फ्रीलांसिंग में मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज लेता हूँ। वैसे तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी स्किल्स है, दुनिया भर की स्किल्स आती है, बेबी सेटिंग से लेके वेब डेवलपमेंट, टेंडर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, सारी चीजें आती है। मतलब बिगिनर से लेके एडवांस लेवल की जितनी भी स्किल्स है सारी आती है। जो भी चीजें आप सोच सकते हैं ना, सारी चीजें फ्रीलांसिंग में आती है। इसमें मैंने एक कैटेगरी बनाई है नॉन टेक स्किल्स की, जो जरूरी नहीं कि आपके टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल बैकग्राउंड है तभी आप परफॉर्म कर पाए। एंड एक है टेक स्किल्स की। तो नॉन टेक में जो सबसे पॉपुलर स्किल्स है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने बहुत सारे स्किल्स को यहाँ पे लिस्ट नहीं करा है क्योंकि स्पेस नहीं था, और इस फ्रीलांसिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। इसमें नॉन टेक स्किल्स के ऊपर बहुत तफसील से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे होंगे जो टेक स्किल्स में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन टेक में करियर बना सकते हैं। टेक के ऊपर भी बात की जाएगी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर जरूर हम लोग लाएंगे। पहला अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया जा रहा है तो आप उसे जरूर देखें। नॉन टेक स्किल में सबसे बेसिक जो है, बिना किसी प्रायर प्रिपरेशन के जो आप शुरू कर सकते हैं, दैट इज कंटेंट राइटिंग। व्हाट डज दिस मीन? कंटेंट राइटिंग क्या होता है? सपोज करें कंटेंट राइटिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सपोज करें ना, मेरी एक वेबसाइट है, आपने देखा है कि आप कुछ भी सर्च करते हो तो सबसे ऊपर में आपका बायजूस का आता है। जैसे हमने सर्च किया जालियांवाला बाग मैसाकर तो बायजूस आएगा, देन जागरण, जोश या जीके टुडे, ये सब ने अपने वेबसाइट्स में उस टॉपिक को लेकर कंटेंट्स लिखे हैं। आपको क्या लगता है कि बायजूस के फाउंडर ने वो कंटेंट लिखे हैं? वो कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं। ऐसे लिखवाते हैं ताकि जो उनका कीवर्ड है, जैसे लोग ऐसे सर्च करते हैं ना कि जालियांवाला बाग मैसाकर, रीजंस, बैकग्राउंड, तो वो सारे कीवर्ड्स को वो उसमें हाईलाइट करते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, ऐसे ही कीवर्ड्स डाल के हमारी जो वीडियोस है रैंक करती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि यूट्यूब मार्केटिंग कैसे की जाए, यूट्यूब में कैसे ग्रोथ की जाए। ठीक है, हम लोगों के भी जो अभी वीडियोस भाग रहे हैं जिनको हमने टॉप पे रैंक करवाया, वो भी ऐसे ही करवाया। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम एसईओ, कुछ कुछ चीजें काम करती है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, कि हमारे वीडियो में उतना अट्रैक्शन नहीं लोगों को मिल पाता, बिकॉज वी आर नॉट फीमेल्स, तो लोग इसको ज़्यादा देर तक देखते नहीं है। तो ये वीडियो जो है यूट्यूब को लगता है कि अच्छी नहीं है तो इसे प्रमोट ही नहीं करता। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई एसईओ नहीं करते, कोई कीवर्ड नहीं डालते, बट थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो उन्हें
यूट्यूब बहुत दबा के प्रमोट करता है, दैट इज सिंपल एल्गोरिदम, तो उस पे वो काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जस्टिस एल्गोरिदम की, जस्टिफिएबल एल्गोरिदम की। तो वहाँ पे कंटेंट राइटिंग जो है, किसी भी वेबसाइट की बात करें, आप एप्लीकेशन की बात करें, आप अगर सिंपल एक वेब पेज की बात करें, यूट्यूब चैनल की बात करें, इवन कंटेंट राइटिंग में मैं कुछ भी दे सकता हूँ आपको। लेट सपोज मुझे असाइनमेंट्स वगैरह बनवाने हैं, तो वो भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें एसेज लिखना भी आ जाता है। कंटेंट राइटिंग में एक और चीज आती है, घोस्ट राइटिंग। मैं आप सबको लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो आप लोग एक ऐप इंस्टॉल करो, कोरा, एंड स्टार्ट रीडिंग द, अगर जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो तो उसको पढ़ें जरूर, क्योंकि कोरा से पढ़ पढ़ के मेरी अंग्रेजी बहुत सुधरी है। मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, और यकीन मारे मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिनको अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी दूर की बात है। तो वो चीज़ें सीखी गई है बोले बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड एक्सपोजर्स, बहुत जोर लगाना पड़ा था सीखने के लिए। और अभी भी मेरी अंग्रेजी उतनी कोई बढ़िया है नहीं, लेकिन आप कोरा पढ़ते हो तो आपको दो चीज़ें पता चलती है, एक तो आपकी इंग्लिश सुधरती है, फिर आप ना वहाँ पे राइटिंग भी शुरू कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आंसर्स कोरा पे लिखे भी हैं। तो वहाँ पे अब जब आंसर्स लिखते हो, एंड वहाँ पे जब मैं कोरा में आंसर्स पढ़ता था, तो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती थी। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, इनमें से एक आदमी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, बट उनका लिखने में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कोरा पे लिखना शुरू करा। लिखते 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 कुछ चीज़ों में पता चली कि ये मेरी स्पेशलिटी है। वो जो रोमांटिक फिक्शनल चीज़ें होती थी उसको बहुत बढ़िया से लिख पाते थे, तो वो अभी एक वेब सीरीज में उनको एज एन स्क्रिप्ट राइटर काम मिला है। तो अब वो आगे भी बढ़ रहा है। उनकी कुछ दिनों पहले मैंने कोरा पर उनका आंसर देखा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है पिछले 6-8 महीनों में, एंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो कोरा इज वेरी गुड सोर्स, अगर आप कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हो तो फ्री में आप वहाँ पे लिखना शुरू करो। आंसर हर एक टाइप के होते हैं यार। 8th क्लास के बच्चे पूछेंगे कि सर, ऐसे सर तो नहीं पूछेंगे वहाँ पे, 8th क्लास के बच्चे पूछेंगे सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था, तो यू कैन टेल, आपको तो पता ही 8th क्लास है तो आप होगी गुजरे हो। 11th क्लास के बच्चे पूछेंगे कि भाई 11th में आर्ट्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि भाई क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ें। एंड बिसाइड्स आपका एक जॉनर होता है, मिथोलॉजी में बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है वो उसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको बिजनेस स्पेस में इंटरेस्ट है वो उसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, तो उनको वहाँ लिखना चाहिए। एक तो उनकी वहाँ आपकी इमेज बनेगी, और ऊपर से आप लिख पाओगे। जब तक आप अपने विचारों को लिख नहीं पाते हो, देखो एक कॉन्सेप्ट है ना, आपको 10 वर्ड्स लिखने के लिए 1000 वर्ड्स आने चाहिए। तो जब आप लिखने बैठोगे, आपकी जो रिसर्च है खुद ही स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी, खुद ही मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कंटेंट राइटिंग। सेकंड है आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जितने भी बिजनेसेस हैं, छोटे हो या बड़े हो, एक टाइम आने वाला है जब अमेरिका में वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा एक वेव आया था, तो जितने भी बिजनेसेस थे सबने अपनी अपनी वेबसाइट्स बना ली थी। सबके अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए थे 2005 के बाद, जब ये इंस्टाग्राम आता है, जब ये ऑर्कुट आता है, जब ये हमारा निम्बस आता है, फेसबुक आता है, अब तो और भी बहुत सारे आ गए सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट। तो सबको अपनी अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो करवानी पड़ती है। और अगर बात करें हमारे, तो हमारे यहाँ भी हमारी टीम में एक कलीग है जो हमारे इंस्टा हैंडल्स को एंड यूट्यूब हैंडल को देखती है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो इंस्टा पे मैसेज करते हैं उनको उनके मैसेजेस मुझे थोड़े देर से मिलते हैं, बिकॉज शी इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो वो उन मैसेज को थोड़ा सा फिल्टर करके तब मेरे तक पहुंचाती है। ठीक है, और यूट्यूब में भी कमेंट्स वगैरह जो होते हैं ज़्यादातर जो सोशल मीडिया हैंडल करती हैं वही रिप्लाई देती हैं। ठीक है, तो दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आप सोशल मीडिया थोड़ा बहुत फेसबुक वगैरह चलाते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग। एंड जब आप कॉलेजेस वगैरह में जाओगे तब तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे जिनको आप हैंडल करके ग्रो कर सकते हो। सोशल मीडिया में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे पेजेस चलते हैं जिनमें कुछ भी काम करना नहीं होता, 4-5 आपको ऐसे पोस्ट बनाने जो कैची होते हैं, एंड वो इतना पैसा कमाते हैं। मंथली वो लोग 6 फिगर में रेवेन्यू करते हैं। एंड उनके जो आपने देखा होगा ऐसे पोस्ट जो जीके वगैरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सबसे धनी मंदिर कौन है इंडिया का, तो पद्मनाभ स्वामी के बारे में बताएंगे, केदारनाथ के बारे में बताएंगे, सोमनाथ के बारे में बताएंगे, जस्ट नाम लिख देंगे, फोटो। डिजाइन को लेकर बात करें तो कुछ भी टाइम नहीं लगता वो डिजाइन बनाने में। एंड वो चीजें वो इतना ज्यादा उन्होंने अपने अपने जो ऑडियंस उसको खींच के रखा हुआ है कि वो ऑडियंस सारे ही फोटोज के स्क्रॉल करते 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 उसी बीच में एक स्पॉन्सरशिप का ऐड चिपका दिया। अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं तो आप इस ऐप से ले सकते हो। तो केदारनाथ सोमनाथ देखते देखते हम लोग यहाँ पे स्टॉक ब्रोकरेज ऐप के स्पॉन्सरशिप पे पहुंच गए। तो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत एक डायनेमिक फील्ड है, एंड यहाँ पे भी आप अपना करियर नॉट एज अ करियर, पहले तो फ्रीलांसिंग करो, आपको पता चलेगा कि भाई इस चीज में आप बढ़िया हो या नहीं हो, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ करियर। उसके बाद तीसरी जो चीज है दैट इज वर्चुअल असिस्टेंट। जब से ये कोरोना लगा है तब से वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड पहले तो थी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए लोगों को हायर करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय वर्चुअल असिस्टेंट? इट सपोज एक बहुत बड़ा सीईओ है, एंड उसको पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है जो उनके अपॉइंटमेंट सेट कर सके, उनके फ्लाइट्स को बुक कर सके, जो भी चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें वो खुद नहीं कर सकते, एंड वो वर्चुअल असिस्टेंट
मतलब क्या हुआ, वो असिस्टेंट उनके साथ फिजिकली नहीं मौजूद है। हो सकता है कि वो सीईओ काम करते हो हंगरी में एंड उनका जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो बांग्लादेश का कोई आदमी हो। तो वो बांग्लादेश का आदमी उनके अपॉइंटमेंट सेट करेगा, उनके मेल्स के रिप्लाई देगा, उनको बताएगा कि सर आपको यहाँ जाना है, फिर उनकी बुकिंग्स वगैरह करवाएगा, सारी चीजें जो है प्रोसीजर्स वो मैनेज करेगा। दैट इज बेसिकली असिस्टेंट, लेकिन वो वर्चुअली काम कर रहा है। तो ये भी जॉब्स जो है बहुत ज्यादा बूम है, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम एंड ग्लोबली लेबर को आउटसोर्स करने का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया है। क्योंकि अगर बात करें हंगरी के सीईओ की, तो हंगरी के लोग हो सकता है उसी काम के लिए ज्यादा पैसे डिमांड करें, एंड एशियन कंट्री में जो लेबर है वो थोड़ा सा चीप है। तो वो लोग जो यहाँ से इंडिया सब कॉन्टिनेंट हो गया है, चाइना हो गया, यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट जैसे पोजिशन के लिए हायर बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। देन यू कैन थिंक ऑफ इट एज डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। यू कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, जिसके अंदर आप थंबनेल बनाना सीखते हो, लोगो बनाना सीखते हो। डिजाइनिंग में ही एक पार्ट आता है जिसमें आप एडवांस बनते हो, तो फिर आप इसको टेक स्किल्स के तौर पर डेवलप कर सकते हो। यूआई यूएक्स डिजाइन, जो आप वेबसाइट्स देखते हो, जो आप एप्स देखते हो, उसमें डिजाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज स्पेशली भी सीखी जा सकती है। अगर आप डेवलपर बनेंगे तब तो आपको सिखाई जाती है, बट अगर आपने स्पेशली सीखा है तो भी इन डिजाइनिंग के स्किल्स की बहुत डिमांड है। लेट्स सपोज हमारे जो थंबनेल्स बनते हैं उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। अगर हमारा जो थंबनेल बनाने वाला है, वो जो कलीग है, वो अगर इसको अपने फ्रीलांसिंग मार्केट में इसको बेचना शुरू कर दे, तो ही विल गेट वेरी डिसेंट रेम्युनरेशन बिकॉज ऑफ इज डिजाइन्स। तो ये चीजें हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट लाइक वीडियो प्रोडक्शन। आप जब से कंटेंट मार्केट की डिमांड बढ़ी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, अलग अलग चीजें होती है वीडियो एडिटिंग में, यू कैन डू दैट। वीडियो एडिटिंग में आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप बेसिक से शुरू करो, तो मोबाइल से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो हमसे कांटेक्ट करो, नीचे हमने नंबर डाल दिया है, एंड हम लोग आपको अपनी जो रॉ वीडियोस है वो भेजेंगे, आप एडिट करके भेजो, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स करो अगर हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो सर्विस है वो देते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोग जिनके बिजनेस को ग्रो कराते हैं थ्रू सोशल मीडिया। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हम लोग मैनेज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें। तो हमें भी जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो वीडियो एडिट कर सके, जो डिजाइन बना सके, ठीक है। दीज थिंग्स यू कैन डू। एंड उसके बाद आता हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अ होल स्कूल। इसके अंदर सारा एसईओ आ गया, घोस्ट राइटिंग आ गया, कंटेंट राइटिंग आ गया। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग, तो वो डिजिटल मार्केटिंग। और उस इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, मैकेनिकल पढ़ते हो, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में भी अलग अलग चीजें पढ़ते हो। ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसमें बढ़िया हो। तो बेटर यू शुड गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी, एंड वहां पे आप देखोगे कि मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ, कौन सी चीजें हैं जो मैं बढ़िया से कर सकती हूँ। एंड किसी को ज्यादा इसमें ना मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूट्यूब पे कोई भी आदमी ठीक से देख सकता है, तो यूट्यूब पे ये सारी चीजें जो है वो किसी न किसी आदमी ने कहीं ना कहीं सिखाई ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी वो चीजें सीख सकता है। वीडियो प्रोडक्शन में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, चाहे अगर मोबाइल की बात करें तो ये शॉर्ट्स हो गया, लैपटॉप की बात करें तो फिल्मोरा, दाविंसी, ये सारी चीजें हैं। तो इनके भी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अवेलेबल हैं। डिजाइन भी आप सीख सकते हैं। देखिए हमारी कोशिश ही है कि जो भी ये दोनों के तो भाई कंटेंट्स है यूट्यूब पे अवेलेबल, एकेडमिक्स एंड गवर्नमेंट, ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए एकदम नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग इसमें कैसे काम कर सके। तो थर्ड पार्ट ऑफ आवर बिजनेस है, एक तो हमारा कंटेंट पार्ट हो गया जिसमें हम लोग 11-12 के कंटेंट बनाते हैं। दूसरा पार्ट हमारा एंट्रांस को होने वाला है, जिसमें हम लोग सीयूसीटी वगैरह की आपको एंट्रांस की प्रिपरेशन कराएंगे। तीसरा पार्ट हमारा होने वाला है इस स्किल बिल्डिंग का, जिसमें जितने भी टाइप के स्किल्स हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे बेसिक स्किल्स के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। जैसे आप एमएस ऑफिस में अपने आप को निपुण करके, एमएस पावर पॉइंट एक बहुत डिमांडिंग स्किल है। इसके अलावा आपकी अगर लैंग्वेज बढ़िया है, आपकी अगर लैंग्वेज बढ़िया है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। जैसे सऊदी अरेबिया की कोई फर्म है, ठीक है, एंड उसको अपनी दवाई बेचनी है, और वो दवाई जो है उसको इंडिया में बेचना है, तो उसको ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ेगी जो उनके दवाई के कंटेंट को हिंदी में लिख सके, ट्रांसलेट कर सके। तो आपको पर वर्ड्स कुछ पैसा मिलेगा। ऐसे ही ट्रांसक्राइबर्स होते हैं। ट्रांसक्राइबर्स क्या करते हैं, लेट सपोज हमारी जो वीडियो को जब हम बड़े होंगे तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो वीडियोस है वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे, साउथ इंडिया के लोग भी, क्योंकि ये वीडियो हिंदी में बनाई जाती है, तो उसको देख सके। तो वी विल गो ऑन विथ एडिंग द कैप्शंस। और वो कैप्शंस कैसे ऐड करेंगे, तो या तो हम लोग खुद से ही अपने टीम के अंदर किसी से करवा ले, या हम लोग ट्रांसक्राइबर्स ऐड कर सके, जो हमारे पॉडकास्ट में, वीडियोस में, किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट में ट्रांसक्राइब करके चीजों को डाल देते हैं। तो इन सब की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लाइक सपोज अगर पावर पॉइंट की बात करें, तो अगर आप लोगों का पावर पॉइंट बनाने की स्किल बहुत बढ़िया है, तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट टू अस। फ्यूचर में हम लोग हमारे जो कंटेंट का मार्केट है वो बढ़ने वाला है, कंटेंट हम लोग ज्यादा बनाएंगे, तो हमें बहुत भारी मात्रा में पीपीटीज की जरूरत पड़ेगी।
अच्छे पीपीटीज, अच्छे टेम्पलेट्स एंड अच्छी मात्रा में अगर आप एनिमेशन कर सकते हो, एक पीपीटी स्कूल करके, पावरपॉइंट स्कूल करके यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे फ्री में बहुत बढ़िया कंटेंट्स अवेलेबल है। मतलब मैप्स कैसे काटे जाए, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशन में इतनी उतनी चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है जो हम लोग उसमें डाल सके सीख के। लेकिन अगर आप लोग सीखते हैं तो यू कैन बी अ गुड एसेट टू एनी कंपनी जो कि पावर पॉइंट यूज करती है। तो आप एमएस ऑफिस में सीख के बहुत अच्छा खासा जो अपना एक करियर है इसमें भी बना सकते हो। पार्ट टाइम तो आप शुरू कर ही सकते हो। फिर देखो आप इसमें, देखो क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक एक हमारा कोट है ना कि हम तो अकेले ही चले थे जा रहे पे मंजिल, मगर कार लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो ऐसा ही होता है, जब आप किसी चीज को शुरू करोगे धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते जाएंगे, डेवलपमेंट्स होगी छोटी छोटी, और फिर आप देखोगे कि ये जो काम है ये मैं अभी लंबे समय तक 10 साल 15 साल इसमें कर सकता हूँ। और फिर 10 15 साल इसमें देने के बाद आपको पता चलेगा कि देयर इज ह्यूज इंडस्ट्री जिसको आप टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो नॉर्मल यूट्यूब क्रिएटर से इतने बड़े बड़े बिजनेस अंपायर को बनाने में सफल हुए। तो दैट इज ओनली बिकॉज उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस अंपायर उनसे बन पाएगा, बट उन्होंने शुरू की छोटे से। इस चीज की हमेशा ताक में रहे कि मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ। इस चीज का ये जो माइंडसेट है ना आपको हमेशा रखना पड़ेगा। चाहे आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, चाहे आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, एकेडमिक्स जरूर करो, पर शुरुआत के 1 2 साल एक्सप्लोर करने में लगाओ। सीएसई गुड थिंग, जितने भी आपके टारगेट्स हैं वो बढ़िया है, लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आज से 20 साल 25 साल बाद आपको रिग्रेट रहे कि अगर मैंने उस समय एक्सप्लोर किया होता तो हो सकता है कि मैं और भी बहुत सारी चीजें कर पाता या कर पाती जो कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यू शुड एक्सप्लोर द बेस्ट रिकमेंडेशन आई वुड गिव। आप अगर 2022 में पास आउट हो रहा है 12th क्लास में, एक्सप्लोर करो भाई, क्योंकि हम लोग 2019 में पास हुए, कुछ लोग 2017 में पास हुए, तो उस टाइम तक तो हमारे इंटरनेट पहुंचा भी नहीं था, और इंटरनेट था तो फोन नहीं था सबके हाथों में, और फोन थी तो सबको चलाना नहीं आता था कि किस चैनल को देखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, कंटेंट्स उतने अवेलेबल नहीं थे। आप बहुत लकी एरा में रह रहे हो, बहुत फॉर्चुनेट एरा में रह रहे हो, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। देयर आर आल्सो सम टेक स्किल्स, कुछ टेक स्किल्स है जिसको आप सीख सकते हो अगर आप नॉन टेकी हो तो भी। वैसे तो बहुत सारी टेक स्किल्स है, मतलब अथा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे उन्हीं टेक स्किल्स को इंक्लूड करा है जिनको आज आप अगर आप नॉन टेकी हो तो सीख सकते हो आसानी से। वेबसाइट डेवलपमेंट सबसे ऊपर आता है, देन आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो जिसके तहत आप एप्स वगैरह बनाते हो, एंड एक हमारा यूआई यूएक्स डिजाइन। ये जो डिजाइनिंग की स्किल्स जिनकी बढ़िया होती है वो यूआई यूएक्स डिजाइन आसानी से कर पाते हैं। और जो लोग ये फैशन डिजाइनिंग वगैरह भी जिन्होंने करी होती है उनका भी जो डिजाइन का सेंस है वो अच्छा हो जाता है। तो दे ऑल्सो डू यूआई यूएक्स डिजाइन, तो वो भी पार्ट टाइम के तौर पे यूआई यूएक्स डिजाइन जो है वो करते हैं। तो ये सारा जो हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा है, मैंने सारे ही लोगों को कंसिडरेशन में लेके जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी सबके ऊपर चर्चा की है। अब आपका काम है, आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। अब मुझे आप बताएं कि भाई आप फ्रीलांसिंग में किन किन स्किल्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। वैसे तो मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जब आप लोग सीयूसीटी में जाएं एंड उसके बाद जब आप कॉलेजेस में जाएं, सीयूसीटी क्रैक कराने में भी हम लोग मदद करेंगे, एंड उसके बाद अगर आप कॉलेजेस में जाएंगे तो एक तो हमारी कंपनी बड़ी होगी धीरे धीरे, तो हम लोग आप ही में से लोगों को चाहते हैं कि एज एन इंटर्न काम करवाएं, ताकि हमारा भी एक करेक्शन बना हुआ है तो हमसे भी आपसे काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड यू विल ऑल्सो फील अटैच्ड। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों को हम लोग काम दे सकते हैं, तो सब लोग अपने अपने स्किल्स के हिसाब से कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं, हाउ दे कैन मोनेटाइज द स्किल्स, हाउ दे कैन, जो पार्ट टाइम काम करते थे वो अब फुल टाइम काम करने लग गए, जो पार्ट टाइम व्लॉगर्स थे वो फुल टाइम वीडियो प्रोडक्शन में लग गए। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, कैसे एक छोटे से स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा आजकल का मार्केट है कोर्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो जो हाइपोथेटिकल चार्जेस लेते हैं 50 50 60 60 हजार एक कोर्स के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइन प्राइसेस में भी अच्छे अच्छे कोर्स आप बना सकते हो। यू गो टू कोर्सेरा, यू गो टू स्किल शेयर, यू गो टू यूडेमी, जहाँ पे आप अगर किसी चीज को जानते हो तो यू कैन इजीली मेक कोर्सेज। अगर आप किसी लैंग्वेज में, अगर बेहतर होगा कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस में बना सके, तब तो आपकी मार्केट जो और एक्सपैंड हो जाएगी। एंड अगर आप वर्दी कोर्सेज बनाते हो तब वहां से भी अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। अगर आपने एक स्किल सीखी है कि ये डिजाइन कैसे करता है, यूआई यूएक्स डिजाइन, लेट सपोज आपने सीखा है, आप हिंदी में कोर्स बना सकते हो, अंग्रेजी में कोर्स बना सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में बना सकते हो। रीजनल लैंग्वेज में बनाने का फायदा क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं, एज एन एडिटेक कंपनी हम लोग भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारा रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट जाए। तो जो लोग भी रीजनल बैकग्राउंड हैं, जिनको बंगाली आती है, तमिल आती है, वो इसको बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि आने वाले समय में मार्केटिंग बहुत नैरो चीज होती है मेरे भाई। मार्केटिंग में हमें अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से चीजों को मार्केट करना पड़ता है। तो इन दैट वे वर्नाकुलर चीजें जो है वो बहुत काम आने वाली है। तो आप लोगों में से जिनका भी रीजनल बैकग्राउंड है, जैसे मराठी बैकग्राउंड है, कोई बंगाली बैकग्राउंड, तो वो इसे बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना ले। दिस इज ऑल इन द वीडियो।
होप कि आपको ये जो हमारा एफर्ट है वो पसंद आया होगा। होप कि आपको थोड़ी-सी भी जो सेंस है हमने दी होगी कि भाई क्या-क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। आपको इनमें से जिस भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ एंड अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली इस वीडियो से, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो आई नो कि थोड़ी-सी बड़ी बनी है, बट दैट इज़ वर्थ इट। हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी तरीके के प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, उनको यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके उन पे चर्चा की जाए एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं, उनको हटा दिया जाए। दिस इज ऑल फॉर यू एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है ब्लेड एनोकेटेबल इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कभी भी हमसे रीच आउट कर सकते हैं। हमने अपना नंबर भी डाल दिया है 7319697299। कभी भी कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल एक बच्चे का कॉल आया था 2-2:30 बजे रात में, तो हमने उसको भी पिक करके उसको भी बताया कि भाई क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। फिर एक कॉल आया था आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्वेरी को लेके, तो उसको भी हमने तब तो जवाब नहीं दे पाया, तो कल सुबह में सबसे पहले उसको जवाब दिया। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू 24/7। आप कभी भी हमसे रीच आउट कर सकते हैं एंड टू गेट टू नो अबाउट आंसर राइटिंग कोर्स आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी क्वेरी जो भी डाउट है आपके पूछ सकते हैं। This is me Sudhanshu signing off. Thank you for watching.